सो हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया रहेंगे दोस्तों। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। कौन सी सीरीज़ सर? आईसीआई मॉड्यूल बैच जो हमने स्टार्ट किया था आपके सी फाइनल एफआर के अंदर, उसे हम आगे बढ़ाते हैं। लास्ट में हमने इलस्ट्रेशन नंबर 8 को कंप्लीट किया था और इस वीडियो में हम इलस्ट्रेशन नंबर 9 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। हालांकि जो भी नए स्टूडेंट है उन्हें बता दें कि सर ये आईसीआई मॉड्यूल बैच क्या होता है। कहते हैं कि सर आईसीआई मॉड्यूल बैच के अंदर क्या होता है कि आपके आईसीआई मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चंस है, चाहे वो इलस्ट्रेशन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जो भी है आपके पास में, सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, इस बार मैंने बस ये चेंज कर दिया कि जो भी क्वेश्चन है उस पर सेपरेट वीडियो, मतलब एक क्वेश्चन पे एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया, ताकि दिक्कत ये रहती है कि भाई एक सिंगल क्वेश्चन, एक सिंगल वीडियो प्रोवाइड कर दिया तो उसमें क्वेश्चन ढूंढने में आपको दिक्कत आती है। उससे अच्छा मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी जहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है उसके सेपरेट सेपरेट वीडियो को अरेंज करके ही दे रखा है। प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पे क्लिक करिए, आपको मिल जाएगा कि प्लेलिस्ट में सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ पे अरेंज फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो 1 से लेके जितने भी इलस्ट्रेशन है और उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और उसके बाद एक और चीज़ जो मैंने ऐड करवाई इस बार। ऐसे मॉड्यूल बैच में नॉर्मली क्या होता है, ऐसे मॉड्यूल के जितने क्वेश्चन होते हैं वही करवाए जाते हैं, बट इस बार मैंने थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करवाया, मतलब एड ऑन करवा दिया है आरटीपी एमटीपीज के क्वेश्चन और पास्ट पेपर के क्वेश्चन। ठीक है, तो वो भी मैंने आपको यहाँ पे ऐड करवा दिया। आरटीपी एमटीपी जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट के अंदर मैं ऐड करवा दूंगा। सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए तो ये आपके पास में हो गया। जो आईसीआई मॉड्यूल का जो डिस्कशन है वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। जो नए स्टूडेंट है, पहले से चलते आ रहे हैं हमारे साथ, तो उनको तो पता ही है सारी चीज़ें, ये मैंने ऑलरेडी हर एक वीडियो में बता रखी है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे सर इंडेस 2, जो इन्वेंट्रीज आपके पास में इसका नाम रहता है। ठीक है, उसकी डिस्कशन हम कर रहे थे, जहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 8 तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया था। ठीक है, और इलस्ट्रेशन नंबर 9 पे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, इलस्ट्रेशन 8 कंप्लीट था। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रहे, इलस्ट्रेशन नंबर 8 कंप्लीट करवाया था, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मतलब अगर कोई स्टूडेंट ये पूछे कि सर इंडेक्स 2 में इंपॉर्टेंट लिस्ट प्रोवाइड कर दीजिए, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो उस लिस्ट में इलस्ट्रेशन 8 ज़रूर रहेगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 8 ऑलवेज इंक्लूड रहेगा, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, चलिए इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 9 पे आइए मेरे साथ आप। इलस्ट्रेशन नंबर 9 में ज़रा देख लेते हैं एक बार के लिए। इलस्ट्रेशन 9 देखिए, कहते हैं कि सर मार्स फैशन इज़ अ न्यू लग्जरी रिटेल कंपनी, दिल्ली के अंदर है। काइंडली एडवाइज करना है अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी ऑफ नेसेसरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द फॉलोइंग आइटम्स। नीचे कुछ आइटम्स दे रखी है, उसकी ट्रीटमेंट क्या रहेगी इसको आपको एडवाइज करना है। बेसिकली दो आइटम्स आपको दे रखी है, मतलब दो केस स्टडीज़ आपको दे रखी है जिसकी आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट बतानी है। पहली केस स्टडी पढ़ते हैं। कहते हैं कि सर वन ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट लाइन इज ब्यूटी प्रोडक्ट, पर्टिकुलरली कॉस्मेटिक्स सच एज लिपस्टिक हो गया, मॉइस्चराइजर हो गया, और आपके पास में मेकअप किट्स हो गया। तो ये सारी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लाइन यहाँ पे है, ब्यूटी प्रोडक्ट लाइन कंपनी की। कंपनी सेल हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ दिस प्रोडक्ट। ईच product is quite similar, is purchased at similar price and has a short life cycle before new similar product is introduced. The point of sale and inventory system is not yet fully functioning. In this department, the sale manager of cosmetic department is unsure of cost of each product. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहते हैं कि सर प्रोडक्ट लाइन एक सेम है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लाइन, यहाँ पे प्रोडक्ट सारी की सारी है, लिपस्टिक, मॉइस्चराइजर और मेकअप किट है, और 100 ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पे जो है बिक जाती है। इम्पोर्टेंट इज़ ये आपके पास में है कि सर ये जो है सबके सिमिलर नेचर है, बट इसकी क्या कॉस्ट रहेगी ये सेल मैनेजर को नहीं पता। यहाँ पे क्लियरली लिखा रखा है, द सेल मैनेजर ऑफ कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट इज़ अनश्योर ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट। हर एक प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट रहेगी ये सेल मैनेजर को नहीं पता। ठीक है, इसके आगे क्या दिखा, कहते हैं कि सर बट इज कॉन्फिडेंट ऑफ सेलिंग प्राइस एंड हैज़ रिलायबली इन्फॉर्म यू डैट कंपनी ऑन एवरेज जो रहेगा वो मार्जिन आपको दे रखा है, ग्रॉस मार्जिन 65% ऑन ईच लाइन। कहते हैं कि हर एक लाइन में जो आपके पास में मार्जिन रहेगा वो 65% मार्जिन रहेगा, मतलब आपका प्रॉफिट जो है वो 65% रहेगा। ये
कॉन्फिडेंट है, ठीक है। कॉस्ट का नहीं पता बट मार्जिन हमारा 65% रहता है, ये कन्फर्म है। तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई प्रोडक्ट 100 रुपये में बिक रहा है तो उसका 65% क्या रहेगा सर, आपका प्रॉफिट। तो बाकी का जो रिमेनिंग हो गया वो कॉस्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली देखिए, अगर मैं बताऊँ आपका कंसेप्ट, तो कंसेप्ट यहाँ पे ये रहता है कि सबसे पहले तो आपको इंडेक्स 2 ये कहता है, इंडेक्स 2 कंसेप्ट के बारे में ये कहता है कि सर यहाँ पे इंडेक्स 2 ये कहता है कि सबसे पहले अगर पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कहता है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्राइस अगर आपको पता है तब तो वही लेना है। कहता है कि हर एक प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल आपने 10 प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए, 10 प्रोडक्ट की आपको जो है प्राइस पता है, मतलब प्राइस मतलब यहाँ पे बेसिकली मैं कहूँ कॉस्ट, ठीक है, कि कॉस्ट आपको पता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो कोई मेथड अप्लाई करना ही नहीं है। अगर आपको प्रॉपर पता है कि इस प्रोडक्ट पे इतनी कॉस्ट लगी है, दूसरी प्रोडक्ट पे इतनी कॉस्ट लगी है, तब तो वही लेना है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कि एक और यहाँ पे दिक्कत आती है, और जहाँ पे इसे सॉल्व करने के लिए इंडेक्स 2 ने ये कहा कि सर हम यहाँ पे दो तरीके से इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन कहते हैं कि सर वो हिस्टोरिकल मेथड को आप यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा कहता है कि नॉन हिस्टोरिकल मेथड का आप यूज़ कर सकते हैं। और ये जो मेथड दी गई है वो पर्टिकुलर केस के हिसाब से दे रखी है। आपको यहाँ पे ये डिसाइड करना होगा कि आपको जो केस दिया गया है वो कौन से मेथड के अंदर अप्लाई हो रहा है, और उस हिसाब से आपको उसका सॉल्यूशन देना है। जैसे कि हमने केस नंबर ए पढ़ा, तो फिलहाल मैं आपको ये कंसेप्ट बता दूँ, उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि वो केस नंबर ए आ किस में रहा है, ठीक है। कहते हैं कि सर हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में क्या आएगा, उसके बाद पढ़ेंगे नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में क्या आएगा। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड बड़ा ही सिंपल, कहते हैं कि भाई आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट पता है लेकिन इंडिविजुअल नहीं पता। नॉर्मल जो कॉस्ट लगती है वो हमें पता है, लेकिन आपके पास में बेसिकली कहते हैं ना कि इतने सारे प्रोडक्ट हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो बेसिकली हमें प्रॉपर मेथड चाहिए। कॉस्ट हमें पता है, कॉस्ट के बारे में हमें पता है, लेकिन प्रॉपर मेथड किस तरीके से हमें कॉस्ट की कैलकुलेशन करनी चाहिए, तो उसे हम कहते हैं हिस्टोरिकल, जहाँ पे हमें कॉस्ट के बारे में पता है। तो कहता है कि बस यही करना है कि मतलब क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन किस तरीके से होना चाहिए, यही आपको डिसाइड करना है। कॉस्ट वगैरह पता है तो आपको कहा गया है कि दो मेथड है, एक फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज मेथड जो सीए इंटर और सीए फाउंडेशन में भी आप ये मेथड पढ़ के आ रहे हैं। यहाँ पे इस मेथड का यूज़ नहीं है, बस थियोरेटिकली आपको जो है इस तरीके की केस स्टडी पूछी जाती है, और जहाँ पे आपको सिंपली इसका आंसर ही इस तरीके से देना होता है कि फीफो और वेटेड एवरेज यूज़ कर सकते हैं। फीफो मेथड में क्या क्या चीज़ें होगी वो इंटर में पढ़ के आ रहे हैं, यहाँ पे फाइनल के अंदर आपके पास में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। सो इतना ही है जितना मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ओके। तो ये हिस्टोरिकल मेथड है, मतलब कॉस्ट के बारे में पता है। जब आपको कॉस्ट के बारे में पता रहता है और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है, तो फीफो और वेटेड एवरेज मेथड आपको यहाँ पे यूज़ करना होता है। इन दोनों में से कंपनी अपने हिसाब से कोई भी यूज़ कर सकती है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको फीफो या फिर वेटेड एवरेज कोई पर्टिकुलर केस में यूज़ करना है, ऐसा नहीं है। आप अपने हिसाब से जो भी ठीक लगे इस तरीके से आप एंटिटी यूज़ कर सकती है। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि सीए इंटर और फाउंडेशन में आप यहाँ पे एक और इसके साथ मेथड पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, जिसे यहाँ पे रिकमेंडेड नहीं किया गया है, तो ये ध्यान रहे। यहाँ पे दो ही मेथड है, फीफो और वेटेड एवरेज। यहाँ पे दो में से ही कोई आप सिलेक्ट कर सकते हैं जब प्रोडक्ट की कॉस्ट आपको पता है, ठीक है। हाँ, दोनों में आपको ऑप्शन है कि आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे, वो आपके ऊपर है, एंटिटी के ऊपर है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये केस आता है कि प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन उसकी कॉस्ट नहीं पता। जैसे कि हमने अभी अभी ये केस नंबर ए पढ़ा हमने, जहाँ पे कॉस्ट के बारे में हमें यहाँ पे नहीं पता है कि बेसिकली क्या कॉस्ट रहेगी। क्वेश्चन ने खुद ही आपको ये बताया कि सेल्स मैनेजर कॉस्ट के बारे में अनश्योर है, लेकिन उसकी प्रॉफिट मार्जिन वगैरह चीज़ों में आपको पता रहता है कि वो क्या चीज़ें रहेगी, ठीक है। तो उसी का सॉल्यूशन के लिए इंडेक्स 2 ने कहा कि सर नॉन हिस्टोरिकल मेथड में आपको यहाँ पे ये कहा गया है कि कॉस्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पता, तो उसके लिए आपको ये बताया गया कि आपके पास में यहाँ पे मेथड रहती है दो तरीके की केस। सबसे पहला केस आपको ये कहा गया कि क्या ये जो प्रोडक्ट लाइन आप जो है जिसके बारे में आप बता रहे हैं कि जिसकी कॉस्ट के बारे में खास आपको पता नहीं है,
ठीक है। लेकिन दूसरी सारी चीज़ों के बारे में आपको पता रहता है। तो आपको इंडेक्स 2 ने ये क्वेश्चन पूछा कि ये जो नॉन हिस्टोरिकल मेथड है उसमें आपको दो तरीके के देखने को मिलेंगे चीज़ें, केस। तो इंडेक्स 2 ये कहता है कि जो आपने केस पढ़ा, क्या वो लेबर के ऊपर डिपेंडेंट है, लेबर की कॉस्ट या फिर एफिशिएंसी की बात करें, क्या उस पे डिपेंडेंट है? मतलब हैंडमेड कहते हैं ना आप, प्रोडक्ट जो हाथों से बनाई जाती है, जहाँ पे मेनली आपका वर्क रहता है वो लेबर वर्क रहता है, क्या ऐसी कोई प्रोडक्ट है? और दूसरा कहा गया कि सर ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन जहाँ पे आपको सेल का मार्जिन पता है, सेल मार्जिन, ठीक है, मतलब सेल प्रॉफिट मार्जिन मैं कहूँ, ठीक है, जहाँ पे आपको मार्जिन पता है कितना प्रॉफिट रहता है। दो तरीके की मेथड आपको यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। तो कहता है कि सर लेबर कॉस्ट के वगैरह की चीज़ें हैं, तो कहता है कि यहाँ पे आप मेथड यूज करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वही है जो आप सीए इंटर में पढ़ के आ रहे हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड। सर यहाँ पे क्या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वापस से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सीए इंटर में 80% स्टूडेंट के लिए सबसे हार्ड चैप्टर सीए इंटर कॉस्टिंग का यही रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का बस ये नाम याद रखना है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ है वैसा कुछ यहाँ पे नहीं पढ़ना है। तो रिलैक्स एट दैट पॉइंट आपके पास में कि वहाँ पे वो कोई चीज़ आपको यहाँ पे नहीं पढ़नी है। बस ये तो केस स्टडी आपको इस तरीके की पूछी जाएगी, और बस आपको ये बताना है कि कौन सी चीज़ अप्लाई होगी, कौन सी मेथड आपके पास में। जैसे कि केस स्टडी कोई दे दी जहाँ पे आपको कॉस्ट पता है, बस आपको ये बताना है कि आपको ये पूछा गया है कि कॉस्ट किस तरीके से निकाली जा सकती है। तो आपने देखा कि भाई कॉस्ट पता है, बस उनको क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकालनी है, इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालनी है। तो क्या मेथड अप्लाई होगी? सीधी सी बात है, रिकमेंडेड है दो, फीफो या फिर वेटेड, और आप लिख के आएंगे सर एंटिटी अपने हिसाब से उनमें से कोई भी मेथड को अप्लाई कर सकती है। वहीं पे मैंने दूसरा केस कह दिया कि भाई आपके पास में कोई एंटिटी है, इनकी प्रोडक्ट लाइन है, और प्रोडक्ट लाइन जो है बेसिकली लेबर पे डिपेंडेंट है, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट बनता है वो हैंडमेड है। तो क्या अप्लाई करेंगे? तो आप कहेंगे सर इंडेक्स 2 के हिसाब से जो लेबर कॉस्ट पे डिपेंडेंट होता है, लेबर कॉस्ट या फिर एफिशिएंसी पे डिपेंडेंट कोई प्रोडक्ट लाइन है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड आप अप्लाई करेंगे। बस इतना ही है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर क्या होता है, ये सारी चीज़ें नहीं है यहाँ पे, ठीक है। रिकमेंडेड बट करना है, उसके बाद और कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, कोई सेल प्रॉफिट मार्जिन मेथड है तो कहता है कि यहाँ पे वही है, अगर आपको मार्जिन पता है तो सेल प्रॉफिट मार्जिन मेथड अप्लाई करेंगे, सेल प्रॉफिट मार्जिन मेथड। बस इतना सही है और कुछ नहीं। प्रॉफिट मार्जिन मतलब ये सेल प्रॉफिट मार्जिन मेथड क्या होता है कर भाई, सीधी सी बात है कि आप 100 रुपये की प्रोडक्ट है जिसमें से आप खुद को पता है आपको कि हमारा 60% जो है प्रॉफिट रहता है, मतलब 60 रुपये आपका प्रॉफिट है, तो 40 क्या हुआ, कॉस्ट, खत्म। तो इन्वेंट्री किस पे वैल्यू होगी सर, 40 रुपये पे, ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे वही है। केस नंबर ए देखिए, कहता है कि सर कंपनी की प्रोडक्ट लाइन है, ब्यूटी प्रोडक्ट इनकी जो है प्रोडक्ट लाइन है, और कहते हैं कि सर आपके पास में, कहते हैं आपके पास में कि कंपनी सेल करती है 100 ऑफ प्रोडक्ट्स, और कहते हैं कि ये क्वाइट सिमिलर है, सारी की सारी जो प्रोडक्ट लाइन है वो सारी के सारे सिमिलर है, इससे रिलेटेड कोई यहाँ पे इनको दिक्कत नहीं है। बस इंपॉर्टेंट ये है कि सेल मैनेजर को इनके बारे में, कॉस्ट के बारे में अनश्योर है, हाँ, लेकिन इसके बारे में ये कॉन्फिडेंट है कि इनके अंदर हमारा 65% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रहता है, राइट। तो कहते हैं कि सीधी सी बात है, तब यहाँ पे कौन सी मेथड अप्लाई होगी? अभी अभी तो पढ़ा है सर, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है सेल्स प्रॉफिट मार्जिन मेथड आपके पास में, और ये मेथड अप्लाई करेंगे, और जो आपके पास में कहते हैं ना 65% आपका प्रॉफिट है, तो आपके पास में रिमेनिंग जो हो गया वो क्या हो गया सर, आपका कॉस्ट हो गया, ख़त्म। बस इतना ही लिखना ही है आपको, और कुछ कैलकुलेशन वगैरह नहीं करना है, बस इतना ये आपके पास में लिखना है। एक बार सॉल्यूशन में भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इन लोगों ने क्या लिखा है। देखिए, कहते हैं कि सर सिंपल सी चीज़ है, कहता है रिटेल मेथड कैन बी यूज़ आपके पास में, और ये मेथड कौन सी है सर, रिटेल मेथड, मतलब इसे रिटेल मेथड भी कहता है, ठीक है, सेल प्रॉफिट मार्जिन मेथड या फिर रिटेल मेथड भी आप कह सकते हैं, और वो आपको यहाँ पे यूज़ करना है। कैसे? सिंपल सी बात है, कहता है कि आप खुद कह रहे हैं कि अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 65% है, तो रिमेनिंग क्या हो गया सर, रिमेनिंग आपकी कॉस्ट हो गई। तो यहाँ पे वर्ड इस तरीके से लिखा गया कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज डिटरमाइंड बाय टेकिंग सेल
प्राइस ऑफ कॉस्मेटिक्स एंड रिड्यूसिंग, मतलब 65% हटा दो, रिड्यूसिंग वर्ड लिखा गया, 65% हटा दो तो क्या मिल जाएगा सर, कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर इस इन्होंने इनकी लैंग्वेज में लिखा है, आप अपनी लैंग्वेज में आपका सॉल्यूशन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा दूसरा यहाँ पे क्या दे रखा है ज़रा देखिए, दूसरा केस कहता है कि मास फैशन ऑल्सो सेलिंग हैंड बैग्स। ओके, दूसरी एक प्रोडक्ट लाइन है जहाँ पे वो सेल करते हैं हैंड बैग्स। अब इसके बारे में कहते हैं कि सर ये जो मैन्युफैक्चरर होता है वो देयर हैंड बैग्स कहता है कि एश्योर्ड क्वालिटी एंड क्राफ्टमैनशिप विच गोज इनटू ईच हैंडबैग। हैंडबैग आर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, इंडिया में ही होता है आपके पास में, और 50 ईयर्स से, लास्ट 50 ईयर्स से वो यहाँ पे ये बिजनेस के अंदर है। ओके, कहते हैं कि वो 1 लाख हैंडबैग सेल कर देते हैं, मैन्युफैक्चर कर देते हैं बेसिकली हैंडबैग अ ईयर, मतलब एक साल में 1 लाख जो है वो हैंडबैग मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। विच यूज 15% स्पेस एंड ओवरहेड ऑफ द हेड ऑफिस फैक्ट्री। तो कहता है कि भाई सीधी सी बात है, देख आप खुद देख रहे हैं कि भाई मार्स फैशन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन में बिजनेस कर रहा है। तो कहता है उसमें जो हैंडबैग वाली जो प्रोडक्ट लाइन है वो पूरे हेड ऑफिस का 15% एरिया जो है कंज्यूम करके चल रहा है, दूसरे में दूसरी प्रोडक्ट लाइन का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 15% ये काम चल रहा है हैंडबैग। तो कहता है कि भाई जो ये डिवीज़न है ना उसके अंदर एम्प्लॉय जो है वो 10 पीपल है, एम्प्लॉयज़ जो है वो 10 पीपल है, इज सीन एज बीइंग एफिशिएंट डिवीज़न। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि भाई आपके पास में इसके अंदर कौन सी यहाँ पे ट्रीटमेंट रहेगी। तो सिंपल सी बात है, आप खुद देखिए कि प्रोडक्ट जो है वो एम्प्लॉय मतलब हैंडबैग है, मतलब खुद से आपके पास में हैंडमेड प्रोडक्ट है और बेसिकली एम्प्लॉयज़ पे डिपेंडेंट ये वर्क हो रहा है। तो हमारे पास 10 पीपल की टीम है पूरी की पूरी, एफिशिएंट वर्कर है। कहते हैं कि भाई इसकी कॉस्ट निकालनी है तो कैसे, कौन सी मेथड अप्लाई होनी चाहिए। सीधी सी बात है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जहाँ पे लेबर कॉस्ट या फिर एफिशिएंसी की बात हो रही है वहाँ पे हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अप्लाई कर देते हैं। तो एक बार के लिए यहाँ पे सॉल्यूशन में भी आप देख सकते हैं कि आपके पास में हैंडबैग कैन बी मेजर यूजिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, और कहता है कि इफ़ द रिजल्ट्स अप्रोक्सीमेट कॉस्ट। ठीक है, कहता है कि गिवन दैट, ये चीज़ तो मैं आपको बता चुका, इफ़ द रिजल्ट अप्रोक्सीमेट कॉस्ट। कहते हैं कि सर कॉस्ट के बारे में नहीं पता तब तो नॉन हिस्टोरिकल मेथड में आए थे, अगर कॉस्ट के बारे में पता रहता तब तो आप कहाँ पे थे सर, आप कहाँ पे थे। अगर आपको कॉस्ट के बारे में पता है, हर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट के बारे में पता है, तब तो वही लेना था, तब तो वही लेना था। और अगर आपको बहुत मल्टीपल प्रोडक्ट में बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, और हर एक प्रोडक्ट की मतलब आप कॉस्ट नहीं निकालते हैं, नॉर्मली आप जो है टोटल बेसिस पे लेते हैं, मतलब 10 लाख का खर्चा 10 लाख यूनिट बना दिए। ठीक है, तो उसकी कॉस्ट क्या रहेगी वगैरह वगैरह चीज़ें, तो वहाँ पे है होता है आपके पास में हिस्टोरिकल। देखिए पहले और ये हिस्टोरिकल कॉस्ट में यही डिफरेंस है कि ये जो पहला केस है वो बहुत ही आपके पास में कहते हैं ना कि बहुत ही लो लेवल पे आप प्रोडक्शन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कार हो गया, लग्जरी, वेरी लग्जरी कार्स जो कंपनी 10 15 20 100 इतनी बनाती है, तो वहाँ पे आपका क्या होता है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे आपका कॉस्ट होता है जो आपको पता रहता है, तो वो प्रोडक्ट उसी कॉस्ट पे आपको बनेगी। जैसे कि 100 कार्स बनाई, लेकिन 100 कार्स में जो है डिफरेंट डिफरेंट आपने मटेरियल यूज़ किया, तो हर एक कार की कॉस्ट आपको पता रहती है कि इस कार को बनाने के लिए फॉर एग्जांपल 100 लाख खर्च हुआ है, दूसरे को 101 लाख खर्चा हुआ है, तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट पता है, तो उसी को उसी पे कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब उसी कॉस्ट को कंसिडर करेंगे। लेकिन सर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और इन लैक्स आपके पास में कहता है कोई प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, ठीक है, अब एक एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने जाएंगे तब तो मतलब सालों लग जाएंगे। कहते हैं कि सर यहाँ पे तो हमें ये पता रहता है कि भाई 10 लाख का खर्चा किया, 10 लाख यूनिट बना दिए, 10 लाख का खर्चा हुआ है, 10 लाख यूनिट बना दिए, कॉस्ट के बारे में पता है लेकिन टोटल बेसिस पे, तो कहते हैं कि वहाँ पे आपको प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है, फीफो और वेटेड एवरेज यूज़ कर लीजिए। और दूसरा आपके पास में नॉन हिस्टोरिकल तब आता है कि कॉस्ट के बारे में खास कुछ पता नहीं चल रहा है, मतलब क्या हो रहा है कुछ, लेकिन हाँ प्रॉफिट मार्जिन के बारे में पता है कि हम जितना भी आपके पास में है प्रोडक्ट उसमें 65% ऐड करके बेच देते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि यहाँ पे आप क्या अप्लाई करेंगे, हिस्टोरिकल तो आएगा नहीं क्योंकि कॉस्ट के बारे में खास कुछ पता नहीं है आपके पास में, तो कहते हैं वहाँ पे सेल प्रॉफिट मार्जिन या फिर आप कह सकते हैं रिटेल मार्जिन मेथड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सर
प्रॉफिट मार्जिन के बारे में नहीं पता, लेकिन हाँ हमारा प्रोडक्ट लेबर पे डिपेंडेंट हैंड मेड आपके पास में प्रोडक्ट है, तब कहता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ हो गई कि यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अप्लाई हो जाएगा। सिंपल सा है क्वेश्चन, और ये मैं मतलब इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूँगा, एग्जाम में आने के बहुत लेस चांसेस है, क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चन तो मतलब क्या ही पूछेंगे। ठीक है ना। इलस्ट्रेशन 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसके बाद भी इंपॉर्टेंट आएंगे, लेकिन इलस्ट्रेशन 9 मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पूछेंगे तो फिर मतलब उसमें कोई लॉजिक तो है नहीं ज़्यादा कुछ, वैसे ही कर लेंगे। ठीक है ना, इसे तो रिवाइज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। अभी आपने पढ़ लिया और एग्ज़ाम टाइम पे एक बार सिर्फ देख लेना, ख़त्म। ठीक है, आ गया तो कर देंगे, कौन सी बड़ी बात है इसमें। ठीक है, कोई मेहनत भी नहीं है उसमें। चलिए, इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 10 पे आएंगे, उसे डिस्कस करेंगे, इलस्ट्रेशन 10 नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके पास।